नमस्कार दोस्तों, अपराध और थ्रिलर की दुनिया में आपका स्वागत है। आशा है आप सभी अपने परिवार सहित खुश एवं स्वस्थ होंगे। आज की कहानी में हम सुनते हैं कि कैसे इंसान ताकतवर और बड़ा बनने के लिए जघन्य अपराधी बन जाता है। यह कहानी इंडोनेशिया की है और अहमद सूरत जी के बारे में। अहमद सूरत जी का जन्म 10 जनवरी 1949 को इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा में हुआ था। सूरत जी एक विद्रोही और असहज बच्चा था जिसे दस्त बनाने में परेशानी होती थी। वो 19 साल की उम्र तक घर से भाग गया और हिंसक व्यवहार के लिए उसे 10 साल की जेल हुई थी। बदनाम होने से पहले वह एक मवेशी ब्रीडर के रूप में काम कर रहा था, लेकिन वो अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं था। उनकी 3 पत्नियां भी थीं। उनमें से सभी बहनें थे, लेकिन वो बेचैन हो गया और टोना टोटका करने लगा। इंडोनेशिया में लोगों के लिए यह असामान्य नहीं है कि वो टोना टोटके और विश्वास रखते हैं। विशेष रूप से शिक्षा के निम्न स्तर वाले अविकसित ग्रामीण क्षेत्र में काले जादू में इतनी प्रबल धारणा है कि लोगों द्वारा इसे मौत के घाट उतरने का अभ्यास करने की घटनाएं की गई है। मारना शुरू करने से ठीक पहले सूरत जी ने कहा कि उनके मृत पिता अपने सपने में दिखाई दिए और अपने बेटे को अधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए एक रहस्यवादी मरहम लगाने वाले बनने के लिए कहा। इसे प्राप्त करने के लिए सूरत जी को 70 मृत जीवियों की लार पीनी पड़ी। उनका मानना था कि उनके लिए और अधिक शक्तिशाली बनने का कोई और तरीका नहीं था, लेकिन उन्होंने सोचा कि 70 मृत युवा लड़कियों की खोजने में उन्हें बहुत लंबा समय लगेगा। इसलिए वो 1986 में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक भयानक शॉर्टकट के साथ आया। उसने युवा महिलाओं की हत्या करना शुरू कर दिया। यह 1987 था। एक समय था जब इंडोनेशिया में महिलाओं को एक विश्वास था, डुकुन मतलब जो टोना टोटका करने वाला उन्हें और अधिक सुंदर बना सकता है और उन्हें अधिक धन ला सकता है। एक दिन एक महिला ने स्थानीय लोगों के लिए अपना रास्ता बनाया। सुंदर बनने में मदद करने के लिए सूरत जी के पास उसने उसे अपने घर के पास गन्ने के खेत से चलने के लिए कहा, यह कहते हुए कि उसे खेत में अनुष्ठान करना है। महिला के साथ चलते हुए वो उसे एक गड्ढे की ओर ले गया। उसने उसे गड्ढे में खड़ा होने के लिए कहा। गड्ढा उसके कंधे तक पहुंचने के लिए काफ़ी गहरा था। अहमद ने गड्ढे भरना शुरू कर दिया, जिससे वो हिलने में असमर्थ हो गई। वह घबरा गई और उसे पूछा कि वह गड्ढे से बाहर कब निकल पाएगी। अफसोस की बात है कि वो गड्ढा से कभी नहीं निकल पाई। उसे फंसाने के ठीक बाद सूरत जी ने एक केबल से उसका गला घोंट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। सूरत जी ने उसकी मुंह से टपकती हुई लार इकट्ठा की और उसे पी लिया। उसने महिला को नंगा कर दिया और उसे दफना दिया। यह सुनिश्चित करके जघन्य कृत्यों को ख़त्म कर दिया कि उसकी शरीर उसके घर का सामना कर रहा है, जिसे वो मानता था कि वह उसे अधिक शक्ति देगा। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती है।
यह सिर्फ भयावह घटनाओं की शुरुआत थी। सूरज जी सत्ता के प्यासे थे। उसने अपने बुरे उद्देश्यों के लिए कम से कम 42 महिलाओं की मार डाला। वेश्याओं ने अधिक पुरुषों को आकर्षित करने के लिए सूरज जी को खोजने लगे, ये विश्वास करते हुए कि वो उनके धन को बढ़ाएगा। सूरज जी ने भी सोचा कि वेश्याओं को मारना कम खतरनाक होगा, क्योंकि वे अपने परिवारों से नहीं जुड़े थे और कोई भी उनके लापता होने के बारे में नहीं पूछेगा। वो अपने पास आई हर महिला की हत्या नहीं कर सकता था। उसे सतर्क और चयनात्मक होना था, लेकिन कुछ भी उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से नहीं रोक सका। उसने एक के बाद एक मारना शुरू कर दिया और किसी ने गौर नहीं किया। महिलाएं सलाह के लिए उनके पास आती थी और सूरज जी उन्हें अनुष्ठान करने के लिए गन्ने के मैदान में ले जाती थी। गरीब महिलाओं को पता नहीं था कि वो अपनी कब्र खोद रही है। उन्हें गड्ढे में ले जाने के बाद तथाकथित डुकुन मतलब सूरज जी उनकी गर्दन को चारों ओर केबल से लपेटा और उनकी जान ले ली। बाद में सूरज जी ने बताया कि मेरे पिता ने मुझे विशेष रूप से लोगों को मारने की सलाह नहीं दी। उन्होंने मुझे सिर्फ 70 युवतियों की लाश इकट्ठा करने के लिए कहा था। इसलिए मैं सोच रहा था कि अगर मुझे इन नंबरों को पाने के लिए इंतज़ार करना पड़े तो लंबा समय लगेगा। मैं इसे जितनी जल्दी हो सके प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैंने मानने की पहल की। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एक कातिल कितना शक्तिशाली और चालाक हो सकता है। एक समय आता है जब ये फिसल जाते हैं और उन्हें खोजा जाता है। अहमद सूरज जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसने सोचा कि वो बिना किसी सूचना की अपने हमलों को जारी रख सकता है, लेकिन एक आदमी ने गन्ने की खेत से गुजरते हुए 21 साल की लड़की के शव को मृत पाया। उनकी पहचान श्री कमला देवी के रूप में हुई थी। उसने अपने परिवार के लिए रोटी और मक्खन खोजने के लिए 3 दिन पहले घर से निकली थी। एक रिक्शा चालक बाद में गवाही दिया कि उसने श्री कमला की सूरज के घर के सामने ड्रॉप किया था। पुलिस ने तुरंत सूरज जी के घर को छान मारा और उसकी व्यापक खोजबीन के बाद उन्हें ड्यूई की हैंडबैग, कपड़े और कंगन मिला। सूरज जी को 27 अप्रैल 1997 को गिरफ्तार किया गया था और उन पर 42 युवतियों की हत्या का आरोप लगाया गया था। सबसे पहले सूरज जी ने आरोप से इनकार किया, लेकिन जैसे जैसे जांच तेज हुई उन्होंने कबूल करना शुरू कर दिया। लेकिन विशेषज्ञों ने किसी भी यौन उत्पीड़न को स्थापित करने में असमर्थ थे और सूरज जी ने पीड़ितों के खिलाफ यौन हमले के आरोप को भी खारिज किया। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ महिलाओं को मारकर पैसा और शक्ति अर्जित करना चाहता था। पुलिस ने कहा कि 5 शवों को छोड़कर खेत में सभी हड्डियां और खोपड़ी थी। वो 5 शव अभी तक विघटित नहीं हुई थी। जांच दल के लिए सभी 42 महिलाओं के शवों को पुनः प्राप्त करना मुश्किल था, इसलिए वे खुदाई के प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए बुलडोजर लगाए। फॉरेंसिक विशेषज्ञों अल्फ्रेड सेटियो ने कहा कि वो 5 बॉडी को छोड़कर सभी हड्डियां और खोपड़ी थे। इन 5 बॉडी में श्री कमला देवी की भी बॉडी थी। अन्य 4 अज्ञात थे। सिटियो ने मीडिया को बताया कि पीड़ितों की पहचान करने का
एकमात्र तरीका डीएनए प्रक्रिया है, लेकिन उस समय उनके पास ऐसा करने के लिए पर्याप्त नमूने नहीं थे। पुलिस को संदेह था कि पीड़ितों को अपने परिवार को सूचित करने में बहुत शर्म आ सकती है, क्योंकि उन्हें जादूगर की सहायता मांगनी पड़ी थी। इसलिए उनको लापता होने का उससे जोड़ा नहीं गया था। 42 लाशों की खोज के बाद पुलिस ने निवासियों को लापता महिलाओं के परिवार के सदस्यों को रिपोर्ट करने के लिए कहा। उस क्षेत्र के लगभग 80 परिवारों ने रिश्तेदारों के लापता होने की सूचना दी थी। इसलिए यह संभव है कि अहमद सूरजी ने और भी अधिक महिलाओं को मार दिया हो। अहमद सूरजी दिसंबर 1997 में ट्रायल के लिए गए थे। 11 दिसंबर को उन्हें अभियोजकों की आक्रामक टीम का सामना करना पड़ा, जो उनके लिए मौत की सज़ा की मांग कर रहे थे। क्योंकि पीड़ितों की पहचान नहीं की गई थी, इसलिए अभियोजकों की टीम को सूरजी के खिलाफ सबूत ढूंढने में कठिनाई हो रही थी। सबूतों को इकट्ठा करने और गवाहों को भी इकट्ठा करने में महीना लग गए। ट्रायल ज़्यादातर सामाजिक राय से प्रभावित था। लोगों ने सूरजी के प्रति तीव्र घृणा दिखाई। अदालत के बाहर इकट्ठा होकर चिल्लाए, हमें उसे मारने दो। 27 अप्रैल 1998 को 4 महीने के ट्रायल के बाद उन्हें 42 महिलाओं की हत्या के दोषी ठहराया गया। सूरजी को उनकी पत्नी तुमिनी के साथ मौत की सज़ा सुनाई गई थी। अदालत ने पाया कि उसने जानबूझकर हत्या में सूरजी की मदद की थी। बाद में उसकी सज़ा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। 10 जुलाई 2008 को अहमद सूरजी को फायरिंग दस्ते द्वारा मार दिया गया था। आखिरकार 2 दशक से अधिक समय बाद उनके अपराधों के लिए उनको सज़ा मिला। अहमद सूरजी की 3 पत्नियां थीं और तीनों बहनें थे। एक पुलिस इंस्पेक्टर का मानना था कि 42 से अधिक शव थे। 1987 से 1997 तक कम से कम 80 ग्रामीणों ने अपने लापता परिवार के सदस्य की सूचना दी थी। अहमद सूरजी को डकैती, पशुधन चोरी और संपत्ति को बर्बाद के लिए कई बार कैद किया गया था। एक मनोवैज्ञानिक के अनुसार, जिसने सूरजी को विश्लेषण किया था, उन्होंने कहा था कि सूरजी को असामाजिक व्यक्तित्व विकार था। इंडोनेशियाई अभिनेता बोबान बानिसर ने 1997 की फिल्मों में अहमद सूरजी की भूमिका निभाई थी। मिस्टी केबुन टेबू, जो ब्लैक मैजिक जादूगर सीरियल किलर की सच्ची कहानी पर आधारित था। हत्या के बाद अहमद सूरजी ने सभी महिलाओं को पूरी तरह से दफनाया। उनका सिर उनके घर की ओर इशारा करते थे। उनके अनुसार यह अधिक शक्ति लाएगा। तो दोस्तों, ये था एक दरिंदे की कहानी जो शक्ति प्राप्त करने के लिए इतने सारी महिलाओं की खून कर दिया। तो मेरा ये कहानी सुनने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं ऐसा ही कहानी आप लोगों तक पहुंचा सकूं। थैंक यू।